अमित शाह को दिल खोल के साधुवाद भी देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी का सिपह सालार अपने देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर जो शासक बने बैठे हैं। अमित शाह ने जो कल सदन में बोला कि हम यूनाइटेड नेशंस के ऐसे किसी चार्टर को नहीं मानेंगे। जैसे ही दिल्ली का चुनाव हारते हैं, आप के लोग लाठी चलाकर उन्हीं किसानों को हटाते हैं। उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां थे, सारी मॉनिटरिंग अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। कांग्रेस पोषित जो वामपंथी थे, कन्हैया कुमार वो बता रहा है कि इसलिए बना रही है हाईवे सरकार क्योंकि बिहार में पानी बहुत है, और कह रहा है कि मेरी बात याद रखिएगा, पानी के लिए सब लड़ाई होगी। प्रधानमंत्री जब वो सबका साथ सबका विकास करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सौगाते मोदी की क्या जरूरत है भाई? आपको आया था अभी जब होली बीती तो आपको कुर्ता पजामा आया या कुर्ता धोती आया? घर के लोगों के लिए साड़ी आई, हिंदू महिलाओं के लिए, तो क्यों मुसलमानों के लिए? फिर आडवाणी अच्छे आदमी हो गए, मोदी अच्छे आदमी नहीं थे। अब मोदी अच्छे आदमी हो जाएंगे, योगी अच्छे आदमी नहीं है। ये आदमी तो ये दोनों अच्छे हैं। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अतिरेक में कहीं से भी जाने से बचना। ये अतिरेक नहीं है। ठीक है, हर्षवर्धन, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अतिरेकी आप भी हो रहे हैं। हर्षवर्धन नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। और राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें हैं, और इसलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा चीजें क्योंकि बहुत बड़ी चीजें भी हैं। पहली बात तो यह है कि देश को गृह मंत्री क्यों अमित शाह जैसा चाहिए, इस पर जरूर हर्षवर्धन हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इमिग्रेशन बिल पारित हुआ है लोकसभा से वो कैसे ऐतिहासिक है और कैसे उसने यूनाइटेड नेशन से लेकर और तमाम जो फ्रॉड सेकुलर दल हैं और देश को खोखला कर रहे थे, ह्यूमैनिटी के नाम पर कैसे देशद्रोह कर रहे थे, उसके लिए एक करारा जवाब है। साथ ही बात यह भी होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ईदी बांट रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपनी रौ में पूरी तरीके से पिले पड़े हैं जिसको कहा जाए। और आपको पता ही है कि भाई रामनवमी, ईद सब आस पास पड़ रही है। और इसके साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि ऐसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर ममता बनर्जी घुसपैठियों के लिए पूरा अभ्यारण्य तैयार करे हुए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हर्षवर्धन, जिस पर चर्चा हम लोग को जरूर करनी पड़ेगी शिद्दत के साथ में, क्योंकि वोट लेने के लिए किस तरीके से जनता की कीमत पर आंदोलन किए जाते हैं। और जो आंदोलन जीवी शब्द आया था, सिंगूर और नंदीग्राम पर सत्ता में आने वाली ममता बनर्जी अब टाटा को आमंत्रित करने को मजबूर है, क्योंकि विदेशों में भी जवाब देते उनको नहीं बन रहा है। साथ ही बात होगी कैसे हमारे महानायकों के अपमान की जो श्रृंखला चल रही है उसमें ये फ्रॉड सेकुलर दल सारी सीमाएं तोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हर्षवर्धन हमें लगता है आना पड़ेगा अमित शाह ने जो ये बिल, इमिग्रेशन बिल जो लाए और जिसपे उन्होंने पूरी तरीके से साफ साफ कह दिया है कि ये धर्मशाला नहीं है। ये धर्मशाला क्यों नहीं और क्या गलतियां थी, और अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश संसद से पारित ये अप्रवासी बिल आज अपनी भारतीय संसद में बन रहा है, तो कैसे नए भारत की नई जरूरतों, नई आकांक्षाओं, नई चुनौतियों के अनुरूप है, ये एक बार इस पर चर्चा करना जरूरी है। उसके लिए हमें लगता है अमित शाह को दिल खोल के साधुवाद भी देना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर। और जो आपने कहा ना कि बात करनी चाहिए कि इस देश को क्यों अमित शाह चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी का सिपह सालार, इस देश में जो सुरक्षा का तंत्र है उसको मजबूत करने वाला नेता, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को जीने खाने पहनने वाला व्यक्ति। छवि एक ऐसी कह रहे, वो तो बड़ा गुंडा टाइप आदमी है, बड़ा तानाशाह टाइप आदमी है, लेकिन जो कुछ अमित शाह ने किया है उसकी अगर लिस्टिंग की जाए ना, उसकी सूची बनाई जाए, तब समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है। और देखिए, एक बात मैं कहूंगा, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा उनके कलेजे पे लग जाए, दिल पे लग जाए कि वो कहें कि अरे ये तो मोदी शाह युग में उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन सरदार पटेल के बाद लौह पुरुष बनने का प्रयास जरूर किया आडवाणी जी ने। कोई ऐसा काम बहुत बड़ा नहीं किया, नहीं, सिर्फ वो उपमा ही रही, उपमा ही रह गई। लेकिन अब अगर अमित शाह को देखें, मैं नहीं कहूंगा कि सरदार पटेल के बाद दूसरे लौह पुरुष, ये मैं कहने का भी कोई जिसको कहे कि मेरी उसमें नहीं है कि मैं उनको कह के कुछ ऐसे करूं, उपमा कोई दूं। लेकिन जरा आप सोचिए, गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने जो टेररिस्ट मॉड्यूल को खत्म करना, जो वसूली के गिरोह को समाप्त करना, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को साइबर सिक्योरिटी जो आधुनिक संयंत्र के जरिए खत्म करना, वो काम किया। देश के गृह मंत्री के तौर पर कश्मीर से 370 हटाई और
ठीक है, अभी भी हमारे जवान वहां वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन अब आतंकवादियों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है। हुर्रियत के लोग अलग होकर वो कह रहे हैं कि अब हम तो मुख्य धारा में आ रहे हैं, जो वंदे मातरम कर रहे हैं, वो वंदे मातरम कर रहे हैं। नक्सली लगातार अपनी जान की भीख मांग रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो देश में बड़ा एक रेड कॉरिडोर हुआ करता था, लाल गलियारा होता था, अमित शाह ने उसको समाप्त किया। 26 मार्च यानी 2026 की मार्च तक उसको पूरी तरह खत्म करना है। अब हम लोग मणिपुर की खूब बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की समस्या, ड्रग ट्रायंगल, वहां की जनजातियों के बीच संघर्ष, म्यांमार से चीन प्रायोजित जो हिंसा और उससे आने वाले लोग, और बॉर्डर खुला हुआ, और चर्च को भी आप इग्नोर नहीं कर चर्च सकते। को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब पर अमित शाह ने लगाम लगाने की कोशिश की है। बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया, फेंसिंग शुरू कर दी है, और अभी जब सदन में इमिग्रेशन बिल प्रस्तुत हुआ है उसमें बड़े कमाल के आंकड़े हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, बड़ी तेजी में 2015 से जो काम शुरू हुआ था, जिसकी बुनियाद रखी गई थी, जो अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद बहुत तेज हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार में हर विदेशी का लेखा जोखा, कैसे वो आए, कितने दिन तक रहेंगे, उनका रिकॉर्ड क्या है, वो सब उसमें शामिल किया गया। और जो फेंसिंग हो रही है, कमाल की बात यह कि भारत की सरकार फेंसिंग कराने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता कर लेती है। अभी बांग्लादेश में सरकार बननी तो उनसे मुश्किल आती है, लेकिन उनकी मुश्किल तो नजरअंदाज कर दें। हमारे अपने यहां की जो राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की, उनके कार्यकर्ता वहां जाकर अड़ंगा लगाते हैं। और इसमें अमित शाह बता रहे हैं कि 3 वर्ष लगे, 3 सालों में इस इमिग्रेशन बिल को तैयार किया गया है। और मूल रूप से कहें, गृह मंत्री मतलब, कई बार हम कहते हैं ना, विदेश मंत्री मतलब एक्सटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, तो जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसको ठीक करने का काम सरदार पटेल ने रियासतों को एक करके किया था। अमित शाह ने जो यहां के राज्यों के बीच में अलग अलग अतिवादी, आतंकवादी, अतिरेकी, उग्रवादी तत्व थे, उनको दुरुस्त करके किया है। और ये इमिग्रेशन बिल उसके एक कदम आगे जाएगा। अच्छा, अब इमिग्रेशन बिल में जो तमाम जो प्रावधान है उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात हर्षवर्धन ने कही, कैसे बांग्लादेश की चुनौती से तो भारत अपने तरीके से निपट लेगा, लेकिन अपने देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर जो शासक बने बैठे हैं, वो कैसे अपने देश और अपने नागरिकों के हितों की तिलांजलि देकर क्षुद्र राजनीति के लिए, आतंकवाद को पोषित करने वाले तत्वों के लिए रास्ता खोलते। जो आ रहे हैं सबको मैं आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, लेकिन लेखा जोखा एक देश के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 450 किलोमीटर पोरस बॉर्डर है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, और वहां पर फेंसिंग नहीं होने दे रही ममता बनर्जी। वहां से रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, और अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका हिसाब किताब रखेंगे, तो क्यों भाई नहीं रखा जाना चाहिए? इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें कहां से मानवाधिकार आ गया हर्षवर्धन? और भारत की सरकार ने जो स्टैंड लिया है, अमित शाह ने जो कल सदन में बोला कि हम यूनाइटेड नेशंस के ऐसे किसी चार्टर को नहीं मानेंगे जो हमारे देश को धर्मशाला बनाए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। और क्यों होना चाहिए? आप सोचिए, जब हम अमित शाह को कह रहे हैं कि आज हम चर्चा अमित शाह पर इसलिए कर रहे हैं, अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बदल दी अंग्रेजों के जमाने की। ये जो इमिग्रेशन का कानून है, ये भी अंग्रेजों के जमाने का था, जिसको बदल कर ब्रिटिश संसद में था, ब्रिटिश संसद में था, ब्रिटिश संसद में था, हम उसी को लागू कर रहे हैं। यानी विदेशी का बनाया कानून विदेशियों के ऊपर नरम नहीं होगा तो क्या होगा, और जो अवैध तरीके से विदेशी घुसाए हैं उनको रोकने का क्या तरीका होगा। ये जो बिल आया है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है राज्य सरकारों को भी, और बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल का मसला तो हम लोग बॉर्डर और वो सब जान जाएंगे, उन्होंने उस पर चर्चा करते हुए एक लाइन बोली है। उन्होंने कहा, कमाल की बात यह है कि कभी भी तमिलनाडु के सांसदों ने तमिल शरणार्थियों का मुद्दा ही नहीं उठाया। ये जरा आप सोचिए, भारत के श्रीलंका के साथ तो कभी बिगड़े रिश्ते नहीं रहे, यहां तक कि जब तमिल सिंघली विवाद रहा वहां जो लिट्टे के समय में, तब भी नहीं रहे। ठीक है, राजीव गांधी की एक बचकानी नीति की वजह से हमारी वो जो गड़बड़ हुई वो अलग बात है, लेकिन जो एक भारत और श्रीलंका का रिश्ता है, वो रिश्ता कोई पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो रिश्ता दूसरे देशों की तरह नहीं है। और उसके बावजूद जो तमिलनाडु के सांसद हैं, जो डीएमके पार्टी है, जो द्रविडियन राजनीति करते हैं, उन्होंने तमिल शरणार्थियों का भी मुद्दा नहीं उठाया। तो एक तरह से अमित शाह जो पहले कहते हैं कि भैया भाषा के नाम पर बोलते तो
तमिल में क्यों नहीं मेडिकल और बिल्कुल। डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हो? तो अमित शाह ने वो भी उजागर किया जो ये कहते तो हैं बार बार हम संस्कृति, लेकिन दरअसल देश को तोड़ने, देश को कमजोर करने की राजनीति करते रहते हैं। बिल्कुल। दरअसल होता है क्या कि जो राष्ट्र की अवधारणा है और राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र क्या है, कोई एक भौगोलिक टुकड़ा ना थोड़ी है, यहाँ पर हमारे और आप से ही देश है ना, और हमारा और आपका हित इसी चीज में है कि कोई भी अवांछित तत्व जब चाहे तब ना आ सके, और जो हमारे अपने लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, चाहे वो बॉर्डर के किसी भी पार बैठे हुए हो, चाहे वो तमिल हो चाहे बांग्लादेशी हो। अब ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है, इसके जो प्रावधान है, इसमें आप देखिए इसमें क्या दिक्कत है। किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए ये जुर्माना, गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना, बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वालों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो मामला और कड़ा होगा। और जो बात कही उन्होंने, मुझे वो बात बहुत सही लगी और उसके लिए उन्होंने प्रावधान किए। कहा साफ साफ जो वो बात कह रहे हैं कि भारत धर्मशाला नहीं है। हम उन लोग का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस या बिजनेस के लिए भारत आना चाहते हैं। मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं, जो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे, उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। अच्छा, इसमें बताइए कि एक गृह मंत्री और देश के एक नागरिक के तौर पर आप बताइए इसमें क्या असमानता हो सकती है? अमित शाह की सोच हमारी और आपकी सोच में इसमें क्या गलत हो सकता है? कोई आ रहा है, काम करना चाहता, करे आकर, तो मुझे लगता है कि इसका तो स्वागत करना ही चाहिए। और एक कठिन फैसला था, ये कठिन फैसला है। और देखिए, जैसे ही आप, कमाल की बात यह है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो राजनीति होने लगती है, बाहरी सुरक्षा की बात करें तो राजनीति होने लगती है। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और मोदी सरकार ये कह रही है, अमित शाह जो नया इमिग्रेशन बिल पेश करते हैं कि उसको 24 पॉइंट पर हम पूरी तरह से जांच करेंगे, उसको देखेंगे कि कितना ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखें, गुजरात के गृह मंत्री रहने से लेकर भारतीय न्याय संहिता 370 हटाना, नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से खत्म करना, और अब ये ब्रिटिश का कानून, ब्रिटिश संसद का कानून, उसको खत्म करके इमिग्रेशन का कानून, मुझे लगता है इसकी चर्चा जमकर होनी चाहिए। और अमित शाह अपने उस एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ना कि अगर नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं तो बिना सुरक्षित, बिना भय के, बिना डर के और बिना ये जो अवैध घुसपैठिए हैं इनको काबू में किए विकसित भारत नहीं हो सकता है। अच्छा है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बात आप मान लीजिए, किसी भी देश की प्रगति उसकी सुरक्षा में ही सन्निहित है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। दोनों चीजें एक दूसरे को पूरक हैं। और ये जो बात कही है, आप सोचिए कितना खतरनाक मामला है। ये 450 मीटर जो है पश्चिम बंगाल वाली जो सीमा है हर्षवर्धन, वहां पर ज्यादातर जो अवैध घुसपैठियों के आधार कार्ड मिले वो 24 परगना के मिले हैं। इसका भी डेटा दिया गया है। तो आप सोचिए कितनी खतरनाक राजनीति हो रही है। चलिए अब इस राजनीति को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ममता बनर्जी की उस राजनीति पे भी चर्चा कर लेते हैं जो उन्हें लाल सलाम की पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़ा करती थी, लेकिन वो कैसे जो है अल्ट्रा लेफ्ट हो जाती हैं। और सिंगूर में टाटा की जो नैनो बननी थी पश्चिम बंगाल में, वो नहीं बनने देती है। नंदीग्राम का संग्राम होता है, राजनीति खूब फलती है, ममता बनर्जी खूब फलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का खून निचोड़कर और उनकी जो प्रगति की तमाम जो संभावनाएं थी, लाइफलाइन थी, उसको खत्म करके, काट करके वो बड़ा बनी। लेकिन अब क्या हो रहा है? और ये तमाम जो किसान आंदोलन और ये जो धरना जीवी जो बैठते हैं, उन सबके क्या मंसूबे हैं और इसका नतीजा क्या होता है, इसको दो घटनाओं समझ लीजिए। जैसे ही दिल्ली का चुनाव हारते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लोग, यानी आप के लोग, लाठी चलाकर उन्हीं किसानों को हटाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। ये बुलडोजर जरा ठीक से बोलिए ना। बुलडोजर चलाया, हाँ। जिस बुलडोजर को लेकर बार बार ये कहा जाता है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाए अपराधियों पे तो नाराजगी, हेमंत शर्मा चलाएं तो नाराजगी, देवेंद्र फडणवीस चलाएं तो नाराजगी। लेकिन यहाँ तो बुलडोजर अपराधियों पे नहीं, बुलडोजर तथाकथित किसानों पर ही चला। पंखा, लाइट, टेंट, तंबू, कनात सब उखाड़ के फेंक दिया भगवंत मान की सरकार। कभी इंटरनेट और कहा जा रहा है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां थे, सारी मॉनिटरिंग अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। दिल्ली की सत्ता क्या गई, किसानों को पिटवाने लगे, लाठी मरवाने लगे। इससे ज्यादा तो अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए भी लाल किले पर चढ़ गए थे। हम सब ने आलोचना की थी, तब भी किसानों पर उस तरह से लाठी नहीं चली, किसानों पर गोलियां नहीं चली। और ये फर्जी लोग ये कहते हैं कि 700 किसान शहीद हो गए, झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और ये देश को और राज्य को
पंजाब को, उसकी अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर बर्बाद कर रहे थे। मैं उस कार्रवाई के साथ हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र वो समझिए। और जो आपने मूल बात कही, ऐसे आंदोलन जब चलते हैं तो नुकसान किसका करते हैं? पश्चिम बंगाल जो एक समय में देश के व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता था, उस पश्चिम बंगाल में उद्योगपति जाने से डरते हैं। कोलकाता जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला सकता था, मुंबई से भी आगे था, वो जाने कहां पिछड़ गया। जैसे इमारतें पुरानी हो गई, वैसे ही वहां सब कुछ पुराना हो गया। और अब ममता बनर्जी करें कि सिंगूर नंदीग्राम में क्या करें, जमीन बंजर हो गई, भैया किसान उस पर खेती भी नहीं कर पा रहा क्योंकि रोड़ी बालू सीमेंट सब गिर गई थी। और यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने आंदोलन किया था और कहा था कि ये उद्योगपतियों को सरकार, तो ये जो उद्योगपतियों को बेच दिया जा रहा है, जैसे ही सुनाई देता है तो घंटी बजती है। नहीं, इसलिए घंटी बजती है। आप ये देखिए ना कि लगातार प्रगति के खिलाफ है और अब उनको क्या कहना पड़ रहा है, विदेश में भी उनको जवाब देते नहीं बन रहा है और सब जगह नाराज हो जाती है। दिल्ली आती है सवाल, लेकिन जो अब इन्होंने मूल बात कही है, ये उद्योगपति और ये जो ग्रंथि और ये जो मूर्खतापूर्ण हरकतें हो रही हैं, मुझे लगता है कि जनता अब मूर्ख नहीं, यानी हम और आप मूर्ख नहीं हैं। और इस मूर्खता का एक उदाहरण पहले ले चलते हैं, फिर चलते हैं जरा कन्हैया तक, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। नहीं तो कन्हैया से पहले कन्हैया के नेताजी की बात करेंगे या पहले कन्हैया की इसलिए करूंगा क्योंकि हरियाणा में एक बार, जानते हैं आंदोलन, किसान आंदोलन क्यों हुआ था? ये कैसे चौधरी देवीलाल उप मुख्यमंत्री बाद में हुए, उन्होंने एक आंदोलन इस बात पे किया कि भाई ऐसा है कि जो हरियाणा से जो नदी जा रही है ना, इससे करंट निकाल लेगी सरकार। और इस पे आंदोलन हो गया, किसान बेचारे सड़कों पर आ गए। आप सोचिए आंदोलन कैसे होते हैं। अब ये जो जेएनयू से बुढ़ापे तक पढ़ता रहा हुआ ये जो व्यक्ति है कन्हैया, वैसे कांग्रेस की तो मैं वहां तारीफ करूंगा जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया की मूर्खता देखिए। वो कह रहे हैं कि यहां पर हाईवे इसलिए बन रहे हैं, विकास इसलिए हो रहा क्योंकि पानी चोरी करने आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये लोग कैसे भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और कीमत जनता को ही चुकानी पड़ती है। और यकीन मानिए, आप जरा एक बार, कुछ नहीं, सिर्फ जीवन में एक समय निकालिए, सिंगूर और नंदीग्राम का जो पूरा इलाका है वो घूम कर आइए, और उसी सिंगूर में जहां पर ये नहीं लग पाई थी नैनो फैक्ट्री और जो लगी है जाके आणंद में, गुजरात में, जरा वो देख के आइए। दोनों की कहानी केस स्टडी है, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि कन्हैया कुमार वो बता रहा है कि इसलिए बना रही हाईवे सरकार, इसलिए बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में पानी बहुत है। और कह रहा है कि मेरी बात याद रखिएगा, पानी के लिए सब लड़ाई होगी। वो ये जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है ना, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो वो ग्वाटेमाला से लेके चेकोस्लोवाकिया से लेके और जाने कहां से लेके बात करता था, लेकिन इलाहाबाद में उसकी समझ नहीं होती थी कि प्रयागराज की क्या समस्या है, वहां के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की क्या समस्या है। तो वही हाल कन्हैया कुमार का है। अब ऐसे युवा अगर देश को आगे राजनीति में लेकर जा रहे हैं तो कांग्रेस की भी बुद्धि अद्भुत है और उनको जो लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो जब बोल रहे थे तो उनके अगल बगल पवन खेड़ा और शायद वहां के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, उनका भी चेहरा देखने लायक था। अब तब से मीम भी खूब बन रहे हैं कि अडानी का टैंकर बिहार का पानी लेके सड़कों से चला जा रहा है। ये भी समझिए, मतलब गजब है। अब कोई ये पूछ ले कि भाई किस नदी का उद्गम बिहार में है? बिहार में गंगा है, बिहार में नदियां हैं, बिहार में पानी है। तो बिहार में पानी तो इधर ही जाता है ना, सब ऊपर से ही तो आता है ना, पहाड़ों से ही तो, नदी का उद्गम तो है नहीं। और किस राज्य में नहीं? तो कोई कहते कि नर्मदा है इसलिए यहां बना रहे। इसी चक्कर में ये लोग, AK एंटनी साहब कहा करते थे, उन्होंने कह दिया था ना कि हम उस पे सीमा पे अगर अच्छी सड़क बना देंगे तो चीन घुस आएगा। इसी चक्कर में ये लोग देश में सड़क नहीं बनाते, इसी चक्कर में ये लोग हाईवे नहीं बनाते। और देश में जो सड़कों का जाल बिछा है, जिसकी बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में रखी गई, जो नेक्स्ट लेवल पहुंचा नरेंद्र मोदी के समय में, जो अभी कमाल का काम देश भर में हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग का, लोगों का जीवन सुधर गया। तो इन कम्युनिस्टों को, इन कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं अच्छा, ये एकदम से उसके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। दरअसल था क्या कि इन लोगों को कभी सड़कों पे चलना ही नहीं पड़ा हर्षवर्धन, ये हमेशा हवाई यात्रा ही करते रहे। ये चाहे जो कांग्रेस पोषित जो वामपंथी थे, आप ये समझिए जो बात हर्षवर्धन ने कही इसकी थोड़ा गंभीरता समझिए। वो ग्वाटेमाला या चेकोस्लोवाकिया या तमाम लैटिन कंट्रीज की जब वो बात करते हैं, वो फिडेल कास्ट्रो की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। दरअसल उनकी जो दृष्टि है वो वहां से जो लाल चिप आई है ना, दिमाग में भर गई है।
अब वो चाहे वो नक्सलवाद के रूप में परिणित हो, चाहे वो पंजाब में आप देख रहे हो, पंजाब भी नक्सलवाद का बड़ा गढ़ रहा है। पंजाब में तमाम जो चीजें आप देख रहे थे वो भी उसी तरीके से, आपको पता है ना कि स्वर्ण मंदिर में भी 200 से ज्यादा नक्सलवादी थे जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो इसको आप छोटी चीज मत समझिएगा। ये जो कन्हैया कुमार कह रहा है ये मूर्खता नहीं है, ये एक विशियस साइकिल है। कैसे लोगों को गुमराह करके इस जो वामपंथी चिप के जरिए लोगों को सड़कों पर उतारकर प्रगति बाधित करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हाईवे जब बन रहा है तो ये पैदल हो गए हैं, अब इनको अपना पैदल होना भा नहीं रहा है। अब इनको लगता है अब कैसे अपनी दुकान चले, क्योंकि भाई हाईवे भी अब ज्यादा बन रहे हैं, पुल भी ज्यादा बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी ज्यादा बन रहे हैं, लोगों को नौकरी के अवसर भी ज्यादा मिल रहे हैं, भारत के पासपोर्ट की ताकत भी बढ़ रही है, तमाम जो अराजक तत्व हैं उनको सही जगह भी दिखाई जा रही है। अच्छा, कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं हो रहा, कानून के खिलाफ हो उस पर बात करिए। बात संविधान की करते रहे और संविधान विरोधी हरकतें कौन कर रहे हैं आप ये सोचिए। लोगों को पूरी तरीके से काट देने वाले जो संविधान विरोधी हरकतों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे भी थोड़ी बात कर ली जाए। हम नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पहले ये बात कर लें कि लालू जी के चंगुल से कांग्रेस अब निकल रही है। ठीक है, कन्हैया मूर्खतापूर्ण बयान दे दे ये अलग बात है कि पानी के लिए सड़क बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, इन सबको आगे करके कांग्रेस राजनीति कर रही है, तेजस्वी यादव के लिए तो खतरे की घंटी है। गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन कांग्रेस अब अपनी बात अपनी शर्तों पर मनवाने की कोशिश कर रही है। देखिए हर्षवर्धन, जब दिल्ली का चुनाव चल रहा तो हमारी आपकी बहुत इस पर खुल के चर्चा हुई थी, आप लोग को याद होगा, हमने यही कहा था आपसे। कांग्रेस को यह समझ में तो आ चुका है कि उसकी सबसे बड़ी शत्रु भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दरअसल वो उसके सहयोगी दल हैं जो कांग्रेस को बहुत सीमित देखना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि एक समय चुनाव के पहले अगर आप याद करिए तो राहुल गांधी की आवाज में तमाम विपक्षी दल आवाज मिला लेते थे। आज की तारीख में संसद में देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने स्वघोषित नेता प्रतिपक्ष कर दिया था। थक भी गए क्या राहुल इधर जब बोल रहे थे कि हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, हमको तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो बड़ा मतलब लग रहा था जैसे एनर्जी खत्म हो गई है, ऊर्जा कुछ कम रह गई। नहीं, अब ऊर्जा क्या कम हो गई, अब तपस्या कर नहीं पाए। और दूसरी बात यह कि देखिए संसद वाले वो हैं नहीं, समझ है नहीं उनको संसद में आचरण कैसा करना चाहिए उनको है नहीं। कभी आंख मार देंगे, कभी किसी के गले पड़ जाएंगे, कभी जो है बड़ा ठीक है भाई बहन का प्यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी अपनी सदन में तो सांसद है ना, तो ऐसे तो फिर कोई पिता पुत्री होंगे, पिता पुत्र होंगे, माता पुत्री होंगे, माता पुत्र होंगे, भाई भाई होंगे, भाई बहन होंगे, वैसे थोड़ी ना होता है। सांसद है वही भी। सोनिया गांधी राहुल गांधी रहे तो सोनिया गांधी वहां लड़ना थोड़ी राहुल को करती थी, मेनका गांधी वरुण गांधी संसद में रहे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं कहता हूँ अखिलेश यादव, डिंपल यादव अभी आते हैं सदन, दोनों पति पत्नी है, लगातार आते हैं, एक गरिमा पूरा एक ग्रेस वहां पर बना रहता है। ऐसे तमाम लोग आते रहे, तो कुल मिला के थोड़ा सा संसद की गरिमा रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पे इस तरीके के जो आरोप लगाकर विषयांतर ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने सदन में तो गरिमा रखी लेकिन बाहर तो सारी गरिमा तोड़ दी। पहले औरंगजेब के पक्षधर अबू आजमी, फिर राणा सांगा के बहाने हिंदुओं को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन, फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशाला इसलिए क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद है, हम इत्र इसलिए करते थे कि हमको सुगंध पसंद है। यहां भी कम्युनल कलर देने से कोई बाज नहीं आया अखिलेश यादव। थोड़ा सा कष्ट है इस बात का हर्षवर्धन मुझको, चूंकि मैं बताऊं, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जैसी सियासत है, अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल, 111 विधायक हैं, 111 विधायक हैं। और मैं ये मानता हूं कि नेता के तौर पर आज की तारीख में मायावती चूंकि बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी हैं, वो योगी आदित्यनाथ वहां पर चूंकि मुख्यमंत्री हैं और वहां पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उस यदुवंश से आते हैं, उस गोपालक समाज से आते हैं जिसने मतलब जो है बहुत कुछ किया है। और ये लोग अपने आप को गोवंश का सबसे बड़ा क्या बताएं, सुरमा भी बताते रहे, उनकी तरफ से बातें आती। लेकिन जरा एक बात देखिए, राजनीति में कलुष देखिए कहां पर है। औरंगजेब का जब महिमा मंडन करना है, शिवाजी को अपमानित करना है, संभाजी को अपमानित करना है, तो एक मुस्लिम कैरेक्टर आता है। उसके बाद जब महाराणा सांगा को अपमानित करना है तो एक दलित कैरेक्टर आता है। पूरे परिवार से 5 सांसद हैं यादव, कोई यादव समाज का व्यक्ति ना कहे। इसके पीछे डिजाइन आप समझ रहे हैं, मुस्लिमों और दलितों, यानी पीडीए जो आप बना रहे हैं उसमें आपने यदुवंश को तो अलग रख लिया, क्योंकि आप
मतलब आपके भाई प्रतीक हैं, आपने तो अपनी शादी क्षत्रिय वंश में की, डिंपल भी क्षत्रिय वंश से आती हैं और प्रतीक की पत्नी भी क्षत्रिय वंश से आती हैं। तो कुल मिला के आप क्षत्रियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वोटों के लिए ये पूरा आप डिजाइन समझ रहे हैं, ये विशेष सर्किल, इसी की बात करो। नहीं, और ये खतरनाक आप है, ये गलत कह सकते हैं कि राणा सांगा गद्दार था तो हिंदू भी तुम उनके वंशज हो तो गद्दार हो गए। फिर अखिलेश यादव खुद जिस यदुवंश में है, खुद जिस गोपालक समाज से आते हैं, कह रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है, गौशाला दुर्गंध आती है वहां से। आप दूध दही और जिसको हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है कृषि के अलावा, जिसको हम कहते हैं कि ये सब्सिडी है उससे जुड़ा हुआ है, आप उसको इस तरह से कह रहे हैं। और मुझे तो साफ साफ दिखता है ये हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू प्रतीकों को अपमानित करना, हिंदुओं की जो भावना है, जो गर्व की भावना है, उसको हीन भावना में बदलने की कोशिश है। और इस सब के पीछे क्या है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फलाना ढमाका, इन सब की लड़ाई ये है कि मुसलमान सिर्फ हमारे साथ खड़ा रहे, हमें मत दे। हालांकि मोदी जी का भी तो सौगाते मोदी हाँ, उस पर आता हूँ, सौगाते मोदी पर आता हूँ, लेकिन पहली बात तो यह है कि ये जो मुसलमान वोटों के लिए, देखिए मुसलमानों के बीच में विश्वास बन पाना, अगर उनके बीच में कुछ विषय हैं उस पर बात करना एक अलग बात है हर्षवर्धन। लेकिन ये लोग तो जो कर रहे हैं, इनको लगता है कि जब हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो उससे क्या होगा कि मुसलमान वोटों की ठेकेदारी में ये लोग परेशान हुए जा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, और यही कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों की लड़ाई है। अब आपने जो मोदी की बात कही, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा चली। पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम मोदी का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है। इस चीज़ को देखिए, समझिए। अब अल्पसंख्यक मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, वो संगठन अगर कोई योजना लेकर आ रहा, कुछ आ रहा, तो बतौर प्रधानमंत्री जब वो सबका साथ सबका विकास करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अननेसेसरी का प्रमाद या विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है हर्षवर्धन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तरफ क्या है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तीखी लाइन ले रहे हैं, लेकिन वो जो तीखी लाइन ले रहे हैं, क्या वाकई मुसलमानों के खिलाफ ले रहे हैं? नहीं। वो एक वर्ग जो माइट इज राइट मान बैठा था, उसको लगता था कि ये उसका विशेषाधिकार है, सड़क से लेकर संसद तक, अस्पताल से लेकर दफ्तर तक, जहां जब जैसे चाहेंगे वहां पर वो सजदा कर सकते हैं। तो सजदा वो नहीं हो सकता है, सजदे में आप झुकते हैं, लोगों को झुकाते नहीं हैं, और आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तमाम चीजों को रोकते हैं। तो उनको रोकना और ये दो चीजें अलग हैं। तो योगी आदित्यनाथ और मैं थोड़ा सा इस पे, सौगाते मोदी की क्या जरूरत है भाई? आपको आया था अभी जब होली बीती तो आपको कुर्ता पजामा आया या कुर्ता धोती आया? घर के लोगों के लिए साड़ी आई, हिंदू महिलाओं के लिए? तो क्यों मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू पार्टी कही जाती थी, तो क्यों ये किया? और मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो मैं किसी भी पार्टी का इस तरह का गिफ्ट बांटना, फिर हम लोग जिस फ्रीबीज पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे उसमें क्या गलत है? फिर तो वहीं हम पहुंच जाएंगे। और अगर कांग्रेस का वो फ्रॉड सेक्युलरिज्म है तो ये भी फ्रॉड सेक्युलरिज्म। सौगाते मोदी, आप अल्पसंख्यक मोर्चा जाए, मुसलमानों के मन में भरोसा करे, जरा कुछ मुसलमानों का वोट बढ़ाए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से 8%, आज भी 8% बढ़ा नहीं। सब कुछ करके मोदी जी थक के हार गए। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई हो, 5 लाख से घट के आ गए 1.5 लाख पे अंतर। तो मतलब ये भी तो देखना पड़ेगा। इसमें कोई ऐतराज नहीं है, सभी वर्गों के साथ सरकार को, राजनीतिक दलों को चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की मंशा पर भी ऐतराज नहीं, लेकिन जब सौगाते मोदी जैसी किट दिखती है तो फिर लोगों को लगता है भैया नवरात्र में फिर क्यों नहीं, फिर होली में क्यों नहीं, फिर दिवाली में क्यों नहीं। और जब हम एक कहते हैं रियल सेकुलरिज्म की अगर बात करें तो फिर कानून की नजर में, पार्टी की नजर में, सरकार की नजर में सबको एक होना चाहिए और ये सब नहीं बंटना चाहिए। मेरा मानना है आप आउटरीच करिए, बिल्कुल मुसलमान आए, सबको साथ में लेना चाहिए, सब कुछ ठीक है। और एक चीज और मैं कहूं, योगी आदित्यनाथ की जो वो कह रहे हैं सारी बातें दुरुस्त है, सब कुछ ठीक कह रहे हैं, लेकिन सड़क पे नमाज ना हो ये तो चलो मैं भी मानता हूँ। सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उस तरह से नहीं होना चाहिए, जुलूस और प्रभात फेरी वो सब अलग चीज, लेकिन छत पे आप रोक देंगे नमाज करना? देखिए, मैं इस पे ये तो अतिरेकी हो गया राजकिशोर। ये तो फिर वही बात होगी कि आप धक्का दे रहे हैं। नहीं हर्षवर्धन, देखिए इसमें अतिरेकी नहीं है। आप समझिए कहां पर आया फरमान, ये आया संभल में। संभल में जिस तरीके की मिश्रित आबादी है, और फिर क्या हो रहा है कि सड़क की बजाय छतों से जिस तरीके से जो शौर्य का प्रदर्शन होता ना, ये कई बार चीज़ों को रोकना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसी दिन नवरात्र भी है और उसी दिन आप समझ लीजिए कि ये ईद भी हो रही है। और ये इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि आप ये कानून के खिलाफ नहीं है, ये सार्वजनिक जगह हो गई। छत आपकी अपनी स्थान उस तरीके से नहीं होगा। जब आप वहाँ पर, आप क्या चाहते हैं कि छतों पर खड़े होकर लोग रोज घंटा घड़ियाल बजाने लगे, रोज शंख बजाने लग जाएं?
इस तरीके प्रदर्शन करने लग जाएं। लेकिन अपनी छत पर आप पूजा करना, आप नमाज करना या आप घंटा घड़ियाल भी बजाना, इसको कैसे कोई रोक सकता है? नहीं, छत अगर आपकी खुली हुई है, वो सार्वजनिक जगह है, और जब जहां पर मकान आपस में जुड़े हुए हैं, आप संभल की आप डेमोग्राफी भी तो देखेंगे, वहां पर इस तरीके का फ्लैट कल्चर नहीं है हर्षवर्धन, वहां पर सबकी छतें जुड़ी हुई हैं। और आप याद करिए कि इसी संभल में जुलूस के दौरान किस तरीके की हरकत हुई थी। एक लड़का चढ़ गया था, जाके उसने झंडा वो करने की कोशिश की थी, उसके बाद उसको कर दिया। तो प्रशासन के लिए ज्यादा जरूरी आपकी ये जो छोटी मोटी अहमन्यता है उसको दूर करना, या उसके लिए वहां पर कोई दंगा ना हो, किसी की जान न जाए, ये ज्यादा करना। और ये कानून के खिलाफ नहीं है, छत पर भी ये रोक लगी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने कही है नरेंद्र मोदी वाली, उसको मैं पूरा जरूर करना चाहूंगा। एक बात देखिए हर्षवर्धन, जो आपने कहा ना कि दूसरा दल कर रहा, तीसरा दल कर रहा, तमाम लोग रोजा इफ्तार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने एक अपना कार्यक्रम बनाया, और उसने अगर कहा कि वो अपने सबसे बड़े चेहरे की तरफ से ये ईदी देना चाहता है, और ईदी का कल्चर मुस्लिमों में है, तो जो जिस कल्चर के तहत चीजें हो रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको यार ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो, वहां पर पाकिस्तान को अलग थलग रखने से लेकर आतंकवाद के मोर्चे पर पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा रखने में उन्होंने सफलता पाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और अंतरराष्ट्रीय दबाव किस तरीके से यहां पर काम करते हैं, उस लिहाज से अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा, कोई भी सवाल उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका फालतू का वितंडावाद खड़ा किया जा रहा, और योगी और मोदी का एक कंट्रास्ट पैदा करके विपक्ष वो कर रहा है। तो विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष की आप एक वो देखिए पूरी जो रणनीति थी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे आदमी थे, आडवाणी अच्छे आदमी नहीं थे, फिर आडवाणी अच्छे आदमी हो गए, मोदी अच्छे आदमी नहीं थे, अब मोदी अच्छे आदमी हो जाएंगे, योगी अच्छे आदमी नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा अच्छे आदमी नहीं है। देखिए आदमी तो ये दोनों अच्छे हैं, नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अतिरेक में कहीं से भी जाने से बचना। ये अतिरेक नहीं है हर्षवर्धन, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अतिरेकी आप भी हो रहे हैं हर्षवर्धन। नहीं, अब मान सकते हैं इसे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस तरह से कुर्ता पजामा ये भी एक अतिरेक है, और छत पे नमाज पढ़ने से रोकना ये भी एक अतिरेक है। कानून व्यवस्था बनाइए, सब कुछ दुरुस्त कीजिए, लेकिन ये जब होता हुआ दिखता है तो कई बार वो धारणा बनाने में एक कहें कि लोगों को आसानी हो जाती है, और जिसको कहते हैं विपक्षी होते हैं, जो लोग आरोप लगाने वाले होते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो समाज में वो भी जरूरी है कि वो संतुलन बना रहे। नहीं, वो संतुलन बना रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस जगह की ये बात कर रहे हैं आप, एक ही जगह की ये बात कही गई, और सीओ जो वहां पे संभल में अनुज कुमार है, उसने भी तो एक बात कही थी, उसको लेकर भी बड़ा अतिरेक हुआ कि भैया अगर सेवई खिलाते हो तो गुजिया भी खा लो। तो ठीक बात है ना। आखिर ये बताइए, हम जानते हैं हमारे यहाँ जो मुसलमान दोस्त हमारे सिवई भेजते, उन्हीं क्या तुम गुजिया भेजे? फालतू थोड़ी ना हम चले जाएंगे, अच्छा जो भी मिल रहा है तो अच्छा गुजिया खिला दो। और तो और छोड़िए, हम हिंदुओं में भी तो उन्हीं के यहाँ गुजिया लेके जाते हैं जो हमको गुजिया देने आता। तो उसमें सीओ अनुज चौधरी के बयान में मुझे कोई दिक्कत नहीं, एकदम दुरुस्त बात नहीं। इसीलिए जो आप बात करें, दरअसल ये मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा फ्रॉड सेकुलर के जो है थोड़ा सा बहकावे में आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आमतौर पर आप आते नहीं है, क्योंकि छत वाली जो रोक लगाएगी वो इसलिए बहुत नितांत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ऐसी हैं, और संवेदनशीलता के लिहाज से ये तय करने का अधिकार प्रशासन का है हर्षवर्धन, ये राजकिशोर या हर्षवर्धन का नहीं है। वो वहां पर समझ रहे हैं कि वहां पर अगर कोई ऐसी अप्रिय परिस्थिति खड़ी होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कि हम और आप लेंगे। बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने देखा भी कि होली और जुमे की नमाज के समय वही पुलिस प्रशासन, वही सब कुछ जो मस्जिद को ढका था, उसने बड़े अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से किया। तो अच्छा है, सबके बाद शांति बनी रहे, और बेहतर हो कि थोड़ा फ्रॉड सेकुलरिज्म पार्टियां करना बंद करें सबके। अब जैसे वो जयंत चौधरी जो है ना, उनका जो है थोड़ा थोड़ा जीवित हो जाता है बीच में। अब वो आ तो गए एनडीए में, लेकिन रहे तो बहुत दिन तक हैं अखिलेश यादव के साथ में, तो अब उनको जॉर्ज ऑरवेल याद आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुलना तो खतरनाक है। आपको क्या निरंकुश शासन चल रहा है यहाँ पर? इतना आपको लग रहा है तो आपको फिर नहीं रहना चाहिए, उसका हिस्सा छोड़ देना चाहिए। हाँ भैया, जाओ छोड़ो। एक चौधरी तो वो है अनुज चौधरी, एक है जयंत चौधरी। आप इस तरीके से देखिए, और आपको जो है पूरी तरीके से पैदल हो गए थे, सरकार में आ गए, और सरकार बिना सत्ता के नहीं रह सकते हो, हमें मालूम है, छोटे दलों के लिए दिक्कत है। तो वहां पर आके अच्छा वो मुसलमानों के बीच भी मैसेज नहीं दे रहे हैं, वो तमाम ये जो वामपंथियों को ही मैसेज दे रहे हैं। देखिए, मैंने जॉर्ज ऑरवेल पढ़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि 1984, दरअसल ये एक उपन्यास है जॉर्ज ऑरवेल का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे एक निरंकुश पुलिस शासन है, और उसमें वो आपकी सांसें लेने तक पर बंधक बना देता है, और कैसे आप रहें, कैसे खाएं, कैसे बैठे, कैसे पिए। तो ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। इसी पुलिस प्रशासन ने, योगी के पुलिस प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि किसी भी मुसलमान को उसकी इबादत से रोका ना जा सके। ऐसा एक भी इंस्टांस अगर आप बता दें तो हम बात करना छोड़ दें इस पर। लाउड स्पीकर उतरा तो योगी के शासन काल में, अगर मस्जिद से उतरा तो मंदिर से भी उतरा। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई भ्रम है ही नहीं। लेकिन जो कुणाल कामरा और रामजी लाल सुमन जो कर रहे हैं,
और अब कुणाल कामरा के पक्ष में बहुत लोग खड़े हो गए हैं, और ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं उसमें एक वो है ना, एक लाठी राठी दुराठी, वो भी पैसा दे रहा है उनको, वो सब कर रहा है। ये वही कुणाल कामरा है जब कंगना रनौत का बीएमसी ने सत्ता शासन का दुरुपयोग करके जब गिराया तो कहा था मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, और आज की तारीख में वो कैसे रोना रो रहे हैं। तो ये सब छुच्छाट लोग हैं। कहेंगे थोड़ा आप भी मजा लीजिए। वैसे तो हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं होते हैं, चाहे वो रामजीलाल सुमन के घर पर हो या फिर कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में थे, लेकिन अगर आप मजा ले रहे हैं तो मजा लीजिए थोड़ा। लोकतंत्र में कई बार अराजकता को दुरुस्त भी करना होता है, चाहे वो शाब्दिक अराजकता हो, मानसिक अराजकता हो, चाहे वो प्रतीकात्मक तौर पर इस तरह से कोशिश हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को भी व्यंग्य सहने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन व्यंग्य कहना भी तो आना चाहिए। आप किसी को गद्दार कह देंगे, चाहे वो कुणाल कामरा कह दें राजनेता को, चाहे वो रामजीलाल सुमन कह दें हिंदुओं को, तो उसका प्रतिकार तो होता ही। अच्छा है कि सरकारें अपना काम कर रही हैं, कानून व्यवस्था स्थिति दुरुस्त कर रही है। हाँ, लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा आप सबको भी समझना और सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको नायक बना दिया था। वो एक किताब थी वैसे अरुण शौरी की, वर्षमिक ऑफ फॉल्स गॉड। तो ये जो झूठे देवताओं की जो पूजा करने का जो परंपरा चल रही, मुझे लगता है कि इन सब पर जो है इसी तरीके से रोक भी लगती है। चलिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र सबको दुरुस्त करता है। लोकतंत्र सबको दुरुस्त करता है ना, तो ये जो भेड़ तंत्र जो चला रखा था तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन चलिए, आखिरी मुझे लगता है कि हर्षवर्धन इसके साथ में कि बढ़िया है, बढ़िया नवरात्रि बन रही, सब बन रही, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ दुरुस्त हो, और कहीं पर किसी भी तरीके का कोई लूप होल अगर बचता है तो उसको दूर करने के लिए सरकारों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रत्याशा के साथ में आज के अंक में हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।